हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लामिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। क्लास 12th के लिए है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा किसने चैप्टर को? अल्फोंस डॉडेट ने, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो अब देखते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रांको प्रुशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया लेड बाय बिस्मार्क। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये कौन से टाइम को प्रेजेंट करती है? फ्रांको प्रुशियन वॉर के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। प्रशिया कहाँ पर था? ये जर्मनी का एक पार्ट है प्रशिया, ठीक है, पार्ट था। तो प्रशिया ने क्या किया था? फ्रांस को हरा दिया था एक वॉर में, ठीक है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया पहले क्या था? जर्मनी के पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स थे उनसे मिलकर प्रशिया बना हुआ था। इन द स्टोरी The French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। तो इस कहानी में क्या हुआ था? जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे, मतलब फ्रांस की जो जगहें थी एल्सेस और लॉरेन, have passed into Prussian hands। तो ये प्रशिया के हाथों में आ गई थी, ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो ये स्टोरी हमें क्यों पढ़ने को बोला गया है कि इस वॉर के स्कूल के बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़े थे, स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा था, वो जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। तो ये ऑथर अपने बारे में बता रहा है कि उस दिन वो स्कूल बहुत ज़्यादा लेट जाने वाले थे, मतलब बहुत लेट हो गए थे वो स्कूल के लिए। एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, तो उन्हें डांट का बहुत भयानक डर था, ठीक है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो वो ज़्यादा इसलिए डरे हुए थे क्योंकि जो उनके टीचर थे एम हैमल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ऑथर को मतलब फ्रांस को, फ्रांस वो बच्चा है जो अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है, और एम हैमल उसके टीचर हैं। तो फ्रांस ने कहा कि सर ने बोला था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर हमने तो, और ऑथर बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक भी शब्द नहीं पता उसके बारे में, जो भी हम वर्ड जैसे बोलते हैं, जैसे हमें डांस का डी भी नहीं पता, ऐसे ही उन्हें पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था, जो वो कहते हैं कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो उन्हें पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो एक बार के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना स्कूल से वो भाग जाएं और अपना दिन पूरा बाहर बिताएं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर शिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। तो क्या हो रहा था? दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। It was so warm, so bright, बहुत अच्छा शानदार दिन था। The birds were chirping at the edge of the woods, और जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी। और पीछे के मैदान में in the open field back of the sawmill, तो जो sawmill के पीछे जो बड़ा सा मैदान था वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे, प्रशिया के जो सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वो लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। तो जो वहाँ का मौसम था वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, लुभावना था, अट्रैक्टिव था, ठीक है, बहुत अच्छा बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, और वो पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा बेहतर था एक बच्चे के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। तो वो कहते हैं कि उन आत्मनियंत्रण करने की शक्ति थी उनके पास, तो वो क्या करते हैं? जल्दी से भागकर स्कूल जाते हैं। ओके। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? समाचार के लिए जो नोटिस लगाया जाता है ना, नोटिस बोर्ड हम उसे कह सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड के पास क्या था? टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो आखिरी 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो वहीं से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से ही लोगों को मिल रही थी। द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो जितनी भी हारी हुई बैटल्स थी, मतलब लड़ाइयाँ थी, जितनी भी हारी हुई लड़ाइयाँ थी, द ड्राफ्ट्स, ठीक है, जितने भी सेना में भर्तियाँ थी, और कमांडिंग ऑफिसर की जो ऑर्डर्स थे वो सब कहाँ से आ रहे थे? कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? सेना नायक, ठीक है। तो सेना नायक के जो ऑर्डर्स थे वो सब वहीं से मिल रहे थे उनको, सारी सूचनाएं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो इतना सब कुछ देख कर जो ऑथर थे वो सोचने लगे कि अब क्या बात हो सकती है, अब कैसे भीड़ इतनी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। Then as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher, तो blacksmith कौन होता है? लोहार, ठीक है। जैसे ही वो तेज़ी से भागकर जा रहे थे तो क्या हुआ था? जितनी जल्दी वो जाने की कोशिश कर रहे थे, जो वॉचर नाम का वहाँ पर blacksmith था, who was there with apprentice,
who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, pup. You will get to your school in plenty of time." तो जो वॉचर वहाँ का ब्लैकस्मिथ था वो उस लड़के से कहता है, वो फ्रांस से कहता है, फ्रांस नाम है उस लड़के का, ठीक है, वो फ्रांस से कहता है इतनी जल्दी मत जाओ, You will get to your school in plenty of time. तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो वो सोच रहा था, जो फ्रांस है उसने सोचा कि ब्लैकस्मिथ वॉचर उसका मजाक बना रहा है और वो जल्दी से भागकर एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया. ठीक है, वहीं जाकर उन्होंने सांस ली. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. तो वो वहाँ का माहौल बता रहे हैं कि जब नॉर्मली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो क्या होता था, ग्रेट बसल होता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था जो कि बाहर गली में ही सुनाई आ जाता था, और डेस्क खुलने और बंद होने की आवाज़ें, ठीक है, लेसन्स बार बार रिपीट होने की आवाज़ें, बहुत तेज़ आवाज़ें वहाँ से आती थी, और हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बच्चे जो थे वो अपने कानों पर हाथ रख लेते थे ताकि बेहतर सुन सकें, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स अपना स्केल बजाते रहते हैं ना टेबल पर, उसकी आवाज़, ठीक है, ये सब चीज़ें बाहर ही सुनाई आ जाती थी, इतना शोर शराबा पहले ही सुनाई आ जाता था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो अब सब कुछ बहुत शांत था, बहुत स्टिल था. I had counted on the commotion. तो ऑथर ने सोचा था कि वो काफ़ी शांति में, कमोशन का मतलब क्या होता है, शोरगुल, ठीक है, तो उसने सोचा था कि थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, ठीक है, ऑथर ने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होगा और वो चुपचाप से जाकर पीछे से अपनी सीट पर बैठ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. संडे मॉर्निंग की तरह ही काफ़ी सब कुछ शांत था. ठीक है, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. तो क्या देखा, फ्रांस ने देखा अपने क्लासमेट्स को जो कि ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और जो उनके टीचर थे एम हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो कि चल रहे थे अपने टेरेबल रूलर के साथ, मतलब बहुत डरावने से लोहे के स्केल के साथ अपने आर्म्स के नीचे, अपने बाजों के नीचे दबाकर वो स्केल को चल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब तो भैया फ्रांस को जाना ज़रूरी था, फ्रांस को सबके सामने से ही निकलना पड़ता क्योंकि इतनी शांति थी, वो चुपचाप से तो जाके बैठ नहीं सकता था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तो ऑथर कहता है कि आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था. हाउ वॉज आई ब्लश्ड, ठीक है, मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, शर्मा रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, अंदर जाने में बहुत हिचकिचा रहा था वो, पर जाना उसके लिए ज़रूरी था. ठीक है, जाना उसकी मजबूरी थी. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." पर कुछ भी नहीं हुआ. जितना वो डरा हुआ था ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ. उसने सोचा कि इतना लेट पहुँचा तो ज़रूर डांट पड़ेगी टीचर से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो क्लास में गया और एम हैमल ने उसको देखा और देखकर वो बहुत प्यार से, बहुत काइंडली कहा, "गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाकर बैठो छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे." अब फ्रांस को बहुत राहत की सांस आई थी. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. तो वो जल्दी से भागकर अपनी बेंच की तरफ गया, अपनी कूद कर वो अपनी बेंच के ऊपर बैठा, और बैठने के बाद, नॉट टिल देन व्हेन आई had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो अभी तक वो अपने डर से बाहर निकल नहीं पाया था, अपने डर पर काबू पा नहीं पाया था कि उसने देखा कि उसके टीचर ने अपना ब्यूटीफुल, अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है. हिज फ्रिल्ड, देखो फ्रांस की पिक्चर भी आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, ये लिटिल फ्रांस था. ठीक है, तो उसने क्या देखा था, अपने टीचर को देखा अपनी ग्रीन कोट पहने हुए, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. जो कि वो क्या क्या देखा था, फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी सिल्क की ब्लैक कैप थी जो कि पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी उसके ऊपर, ठीक है, जिसे वो कभी भी इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अलावा पहनते ही नहीं थे. वो उन्होंने सब कपड़े पहने हुए थे. Besides, the whole school seemed to so strange, solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो वो कहता है कि पूरा स्कूल इतना ज़्यादा अलग लग रहा था. उसके अलावा एक चीज़ थी जो कि ऑथर को सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था. जिस चीज़ ने, एक बात थी जिससे वो सबसे ज़्यादा चौंक गया था. क्या बात थी वो?
द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी द बैक बेंचेस। जो बैक बेंचेस मतलब पीछे की जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, उन पर क्या था, गांव के लोग आकर बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे कि हम लोग बैठते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। ओल्ड हॉर्जर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। द ओल्ड हॉर्जर, जिसे हम बिल्डर कह सकते हैं, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली हैट के साथ, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और मेयर वहाँ के और पोस्ट मास्टर वहाँ के और बहुत सारे उनके साथ और भी लोग थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉर्जर हैड ड्रॉप्ड एन ओल्ड प्राइमर। तो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे और जो हॉर्जर था, बिल्डर था जो, वो क्या लेकर आया था अपने साथ, ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्प इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है। तो वो अपने साथ वो ओल्ड प्राइमर लाया था जिसके ऊपर थंब लगे हुए थे, उसके प्राइमर की किनारी पर उसके थंब लगे हुए। When I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he has used to me, said, तो क्या हुआ था, जब ऑथर इन सब के बारे में सोच ही रहा था, मिस्टर हैमल अपने चेयर से खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, तो जैसी आवाज़ में, जैसी काइंड वॉइस में, जैसे जेंटल टोन में उन्होंने फ्रांस से बात की थी, उसी टोन में वो बच्चों से बोले, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो टीचर बताते हैं बच्चों को कि मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जो वो टीचर थे हैमल, वो फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच के टीचर थे, और जब वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर आ गया तो फ्रेंच के टीचर को वहाँ से हटाना पड़ा। तो वो बच्चों से कह रहे थे कि ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो वो कहते हैं कि जो नया मास्टर है वो कल से आएगा और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से पढ़ो, बहुत अटेंटिव होकर पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। What a thunderclap these words were to me। तो वो ऑथर कहता है कि ये जो वर्ड्स थे मेरे दिमाग में ऐसे वज्रपात की तरह चलने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा थंडर सा आ गया उनके दिमाग में, तूफान जिसे कहते हैं, वो वर्ड्स उनके लिए ऐसे थे, ठीक है। ओ द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वो कहता है कि ओ बेचारे, यही वो नोटिस था जो कि वो लोग टाउन हॉल में पढ़ रहे थे। कहते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। तो वो कहते हैं कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था। आखिर ऐसा क्यों, मैंने मुश्किल से ही कुछ लिखना सीखा था, मुझे कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहिए था। वो गुस्से में कहते हैं, मुझे कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। उस समय उन्हें इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, अपने पाठ याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो वो कहते हैं कि मैंने कितना गलत किया था कि मैंने अपने लेसन्स को ठीक से नहीं पढ़ा था, क्यों मैंने बर्ड्स के अंडों को देखा था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्यों मैं माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो वो कहते हैं कि मेरी जो बुक्स थी, जो कि मुझे उस समय पर बहुत परेशानी लगती थी, जो कि मुझे बहुत भारी दिखाई देती थी, मेरी ग्रामर और हिस्ट्री की बुक्स, ठीक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रामर और हिस्ट्री की बुक थी वो मेरी दोस्त बन गई थी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो वो कहते हैं कि और मिस्टर हैमल भी, यही आइडिया, यही सोच कि वो मुझसे दूर हो जाएंगे या वो हमें छोड़कर जा रहे हैं और उसके बाद मैंने कभी नहीं देख पाऊँगा, इस सोच ने उन्हें सब बाकी चीज़ों के बारे में भुला दिया। मिस्टर हैमल के रूलर और उनके क्रैंकी मतलब सन की होने की बात भी वो भूल गए, ठीक है। तो वो थोड़े से सैड थे अपने टीचर को लेकर और वो सब कुछ भूल गए थे ये सोचने में कि उनके टीचर उनसे दूर हो जाएंगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। तो वो कहते हैं कि बेचारे, पुअर मैन मतलब बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। तो ये जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ये जो उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, वो सब कुछ उन्हें सम्मान देने के लिए था, एम हैमल को सम्मान देने के लिए था। तो अब जो राइटर था वो समझ गया कि क्यों
वहाँ जो थे विलेज के लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ क्यों बैठे हुए थे, वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये उनका तरीका था, ठीक है, बूढ़े लोगों का तरीका था वहाँ पर आकर बैठना, उनकी बात सुनना, उन्हें सम्मान देने का तरीका था, उन्हें धन्यवाद देने का तरीका था, उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस मतलब भरोसेमंद सर्विस के लिए थैंक यू बोलने का एक तरीका था। एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वो अपना उस कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे थे जो कि अब उनकी नहीं रही थी। While I was thinking of all this, I had my name called. जब वो इस सब के बारे में सुन ही रहा था, फ्रांस इतना सब कुछ सोच ही रहा था, तो उसे उसका नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite. तो अब ये फ्रांस की टर्न थी रिसाइट करने की, मतलब पढ़ने की टर्न थी फ्रांस की, ठीक है। What would I not have given to be able to say that readful rule for the participle all through. तो फ्रांस कहते हैं कि पार्टिसिपल्स के उन रूल्स को सुनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं कह दिया होगा, बहुत तेज़ और बहुत लाउड आवाज़ में, ठीक है, बहुत सफाई से कह दिया होगा। बट और विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के कहने की उन्होंने कोशिश की। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। पर क्या हुआ, बेचारे पहले शब्दों में ही उलझ गए और वहीं पर खड़े हो गए। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। तो वो वहीं पर अपने डेस्क पर खड़े हो गए, उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी और उनमें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है। I had M. Hamel say to me, I once call you little Franz. तो वो M. Hamel की बात सुनते हैं। M. Hamel उनसे कहना, तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ छोटे फ्रांस। You must feel bad enough. तुम्हें वैसे ही बहुत बुरा लग रहा होगा। See how it is. देखो ये क्या है। Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. तो वो कहते हैं कि हर दिन हम खुद से कहते हैं कि देखो बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे बाद में याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। तो वो कहते हैं कि अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पर हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सेस। तो कहते हैं हाँ, एल्सेस के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो कहते हैं Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or nor write your own language, but you're not the worst, poor little France. You're all a great deal to reproach ourselves with. तो वो कहते हैं कि अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। एल्सेस के साथ यही बड़ी परेशानी है, वो कल से सीखना बंद कर देगी और जो लोग हैं वहाँ के एल्सेस के, वो तुमसे कहने का हक रखेंगे कि ये कैसा है, फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, पर ना तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो और ना ही तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो। पर तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। हम सबके पास खुद को कहने के लिए बहुत कुछ है, मतलब अपनी गलतियाँ वो बता रहे हैं कि हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, तुम अकेले ही नहीं हो। कहते हैं कि तुम योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो कहते हैं तुम्हारे माता पिता जो है तुम्हारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर you to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तो वो कहते हैं कि उन्होंने भी तुम्हें पढ़ाई की जगह काम पर भेजना चाहते हैं, या तो वो चाहते कि तुम फार्म पर वर्क करो या फिर मिल्स पर, ताकि वो थोड़ा और अधिक पैसा पा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो वो कहते हैं कि मेरी भी गलती है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा मेरे पौधों को पानी देने के लिए, जबकि तुम्हें यहाँ बैठकर पढ़ना चाहिए था, और मैंने तुम्हें भेज दिया अपने पौधों को पानी देने के लिए। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो वो कहते हैं कि जब भी मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, मैं भी इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूँ। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language of the world. तो वो कहते हैं कि फिर एक के बाद एक M. Hamel जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बात करते गए, और उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो वो कहते हैं कि सबसे अच्छी लैंग्वेज है फ्रेंच, जो एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए। तो वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, मतलब तर्कपूर्ण है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, और हमें इसकी रक्षा करनी होगी और कभी इसे भूलना नहीं है। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it as if they had the key to their prison. तो वो कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है
तो क्या होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को याद रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो तब तक उनके पास उस कैद से आज़ाद होने की चाबी होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। तो फिर वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमारा लेसन हमें पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो राइटर जो था वो खुद हैरान हो गया था कि उसे लेसन कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। तो वो कहते हैं कि जो भी सर पढ़ा रहे थे उन्हें इतना अच्छे से समझ में आ रहा था और सब कुछ बहुत आसान दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा आसान। तो फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई या समझ नहीं आता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। तो वो कहते हैं कि ये भी बात है कि सर ने कभी इतने पेशेंस से, इतने सब्र से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, अच्छे से नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर ही इज गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। तो वो कहता कि ये ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो बेचारा आदमी है वो अपने जाने से पहले अपनी सारी नॉलेज, वो जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ हमें सिखाना चाहता था और एक बार में सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर घुसा देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो ग्रामर के बाद राइटिंग में उनका एक लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो वो बताते हैं कि उस दिन मिस्टर हैमल, एम हैमल, उनके लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे जिसमें ब्यूटीफुल सा लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सिस बार बार ये लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen. Now everyone set to work. And how quiet it was. तो वो कहते हैं कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे से फ्लैग्स जो हैं वो पूरे रूम के अंदर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, तो हमारे डेस्क के ऊपर जो रॉड थी उस पर भी टंग रहे हैं। तो क्या था, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और बहुत शांति थी वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। तो किसकी साउंड सुनाई आ रही थी? केवल पेन पेपर पर चलने की आवाज़ सुनाई आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेw in but nobody paid any attention to them। तो बताते हैं कि कुछ बीटल्स उड़कर अंदर आ गए थे पर किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। तो कहते हैं कि उस छोटे से छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया जो कि क्या कर रहा था, फ़िश हुक्स को ट्रेस कर रहा था, क्योंकि जैसे वो मान रहा था कि वो फ़िश हुक भी फ्रेंच लैंग्वेज है। जैसे बाकी बच्चे लिख रहे थे ऐसे ही वो भी अच्छे से अपना काम कर रहा था, ठीक है। रूफ द पिजन्स होड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो वो कहते हैं, जो राइटर है वो सोचता है कि जो रूफ पर, जो छत पर कबूतर हैं वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो वो खुद से सोचता है कि क्या ये जर्मन में गाना गा पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल उस समय राइटर के दिमाग में चल रही थी। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं अपनी राइटिंग पे से आंखें उठाकर एम हैमल को बैठे हुए देखता था तो वो देखते थे कि वो एकदम मोशनलेस बैठे, मतलब हिल डुल नहीं रहे हैं और अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना चाहते थे कि वो छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसे दिखाई देता था। Fancy, for the 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। तो वो याद रखना चाहता था कि 40 सालों में उन्होंने सेम जगह पर काम किया और उनका गार्डन और वो विंडो जहाँ पर उनकी क्लास थी बाहर, ये सब चीज़ें वो अच्छे से याद रखना चाहते थे, राइट। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller। तो वो कहते थे कि 40 सालों से जब वो काम कर रहे थे सब कुछ सेम था, पर जो डेस्क और बेंचेस थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी। वॉलनट ट्रीज जो थे गार्डन में वो बड़े हो गए थे। एंड द हॉप पाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो हॉप पाइन उन्होंने खुद लगा रखी थी, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, मतलब विंडोज से रूफ तक जो उन्होंने लगा रखा था पौधा हॉप पाइन का। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो वो बताते हैं कि कितना दिल टूटा होगा बेचारे का ये सब कुछ छोड़ते हुए, और ऊपर से उनकी सिस्टर की आवाज़ आ रही थी सामान हिलाने डुलाने की, और वो अपने ट्रंक्स पैक कर रहे थे, अपना सामान पैक कर रहे थे, ठीक है।
जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. ठीक है. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted Babi bee bo boo. Down there at the back of the room, old Horger had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो राइटिंग के बाद उनकी हिस्ट्री की क्लास थी. ठीक है, हिस्ट्री का लेसन था. और उसके बाद बेबीज चैंटेड देयर. तो जो बच्चे थे वो अपना बोलने की कोशिश करने लगे थे. जो बच्चे थे उन्होंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. और जो रूम के सबसे पीछे था, जो बूढ़ा वहाँ पे बिल्डर बैठा हुआ था, हॉजर बैठा हुआ था, उसने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए और उसने अपने दोनों हाथों में प्राइमर पकड़ रखा था. ठीक है. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और वो बाकी बच्चों की तरह लेटर्स बोल रहा था. यू कुड सी दैट ही टू वॉज ट्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर him that we all wanted to laugh and cry. How will I remember it? Last lesson. तो वो बताते हैं कि वो हमसे कहते हैं कि यू कुड सी, आप देख सकते हो कि सब लोग जो है रो रहे थे. और जो हॉजर था वो भी रो रहा था. उसकी आवाज़ जो थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी. इमोशन से भरा हुआ था वो उस समय पे, बहुत उदास था. हाँ, ये थोड़ा सा फ़नी था. जो उन लोगों को देखना, ठीक है, उन लोगों को सुनना, और जो सारे बच्चे थे वो हंसना और रोना दोनों चाहते थे. देखो कितने अच्छे से याद है. वो कहता है हाउ वेल आई रिमेंबर इट. वो कहता है मुझे कितने अच्छे से याद है वो आखिरी लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. ठीक है. ऑल एट वंस चर्च की जो क्लॉक थी वो 12 पर. देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. तो कहते हैं उसी समय ट्रम्पेट्स बज रहे थे. ठीक है, बाजे से बज रहे थे प्रशियंस के, और वो ड्रिल से वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर विंडोज. तो उनके क्लासरूम की खिड़कियों के पास ही आवाज़ आ रही थी. एंड हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो जो एब हैमल थे वो खड़े हो गए अपनी चेयर पे, और उन्हें कभी इतना लंबा दिखाई, मतलब वो फ्रेंड्स कहता है कि मैंने कभी उन्हें इतना टॉल नहीं देखा, कभी भी उन्हें इतना लंबे दिखाई नहीं दिए वो. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. तो वो कह रहे थे, जो वो बताते हैं कि मिस्टर हैमल, सॉरी एम हैमल कह रहे थे कि मेरे दोस्तों, सेड ही आई बट वो कुछ कहना चाहते थे, जैसे मैं वो 2 बार बोले, बट कुछ था जो उनके गले में रुक रहा था, उनको बोलने से रोक रहा था, वो आगे नहीं बोल पाए. फिर देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक. वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए, उन्होंने चॉक का एक पीस उठाया. एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वी वाला फ्रांस. तो चौक का पीस उठाने के बाद वो जितना बड़ा लिख सकते थे, जितना लंबे उनके हाथ जा रहे थे, उन्होंने उतना बड़ा लिखा वी वाला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो बहुत ज़्यादा उदासी वाला टाइम था वो उन लोगों के लिए, बिकॉज उनका लास्ट लेसन था, उनकी खुद की भाषा का वो लास्ट लेसन था. वो बहुत ज़्यादा उदास हुए उस टाइम पे. तो जितना बड़ा वो लिख सकते थे बोर्ड पर, उन्होंने लिखा कि फ्रांस अमर रहे. उसके बाद वो रुके, उन्होंने अपना सर झुका लिया था वॉल के सामने, और उन्होंने बिना एक शब्द कहे जेस्चर किया, मतलब इशारे से, अपने हाथ से इशारा कर सब बच्चों को बोला कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकते हो. तो ये था आपका चैप्टर. बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग्स के साथ ही चैप्टर है. तो यहाँ आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम इंग्लिश के सारे चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे. इसी तरह से स्टोरी मोड में सारे चैप्टर अच्छे से समझेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. आई बटन्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, उन सुपर टिप्स को ज़रूर देखना नेक्स्ट लेसन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.